Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain a new poem, that is The Darkling Thrush, written by Thomas Hardy. Thomas Hardy has a prominent place among the gallery of the poets, among the gallery of the writers. इसका एक नाम है and he was born in 1840 and died in 1928. इसकी डेट ऑफ बर्थ के आप देख सकते हैं कि ये 18 में पैदा हुआ था। 18 का मतलब कि 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में ये पैदा हुआ था और 20वीं सदी यानी 1928 में ये फौत हुआ था। इन अदर वर्ड यू मे से दैट इट हैज़ सीन 2 सेंचुरीज एट अ टाइम। इसने 2 सदियां देखी हैं, एक सदी से दूसरे सदी में दाखिल होने का सफ़र भी इसने देखा है और वो सफ़र आपको यही नज़र आएगा, इसी पोइम में आपको नज़र आएगा। वो कह रहा है कि जब एक सदी से हम दूसरी सदी में दाखिल होते हैं तो पुरानी सदी हमें क्या देती है और नई सदी से हमने क्या एक्सपेक्टेशंस की हुई हैं। ये इससे खुश नहीं है, क्योंकि ये विक्टोरियन दौर का जो राइटर है, विक्टोरियन एज का पीरियड है जो 1901 में ख़त्म हो गया था। तो 1901 से पहले जो था वो यूरोप की तरक्की दिखाई गई है। यूरोप की तरक्की जो है, यूरोप में मशीनरी लग रही थी, लोग गांव से उठ के शहरों का रुख कर रहे थे, नई डेवलपमेंट हो रही थी। अब ये कह रहा है कि उस नई डेवलपमेंट के साथ जब जिद्दत आती है ना तो लोग मज़हब से दूर हट जाते हैं। ये वो कहना चाह रहा है। कह रहा है उसकी वजह से लोग अपनी सिविलाइजेशन को भूल जाते हैं। एक गांव से उठ के जब आदमी शहर में आता है वो गांव का कल्चर वहीं छोड़ आता है, गांव की सकाफत वहीं छोड़ आता है, गांव का पहनावा खाने सब वहीं छोड़ आता है। ये भी कुछ नाला है। वो कह रहा है कि नई सदी आई है, पुरानी जा रही है, लेकिन पुरानी सदी अपने साथ पुराने ख्यालात, पुरानी चीज़ें दफन कर गई है। नई चीज़ें आ गई हैं नई सदी के साथ। अब चूँकि इसने नई सदी देखी है, अब आपको ये भी पता है कोई भी सदी जब शुरू होती है ना, या कोई नया साल शुरू होता है वो दिसंबर के बाद ही शुरू होता है। दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर एज वेल एज ऑफ द सेंचुरी। सदी का आखिरी महीना हो या साल का आखिरी महीना, वो दिसंबर ही होता है और जनवरी उसका पहला महीना होता है। और साथ आपको ये भी पता है कि दिसंबर में जो सर्दी होती है, ऊपर से यूरोप की सर्दी होती है, कई कई दिन तक जो बर्फ़ पिघलती नहीं सड़कों के किनारे पड़ी हुई, इतनी बर्फ़, इतनी स्नो फॉलिंग होती है। अब उसी दौर में ये गया हुआ है, स्नो फॉलिंग हो रही है और स्नो फॉलिंग के इतनी ज़्यादा है, उसने कहा जो दरख्त है ना छोटे छोटे 10, 12, 13 फुट के, उनके ऊपर अगर कोई कपड़ा डाल दिया जाए वाइट रंग का तो वो घोस्ट लगते हैं, वो हॉन्टेड लगते हैं, जिन भूत लगते हैं वाइट रंग का कपड़ा डालने से। चूँकि ज़ाहिर है वाइट रंग के, अब कह रहा है वो वाइट कपड़े की बजाय वहाँ वाइट स्नो पड़ी उनके ऊपर, तो वो भी घोस्ट ही लग रहे हैं। जो पहाड़ हैं, पहाड़ 2 तरह के होते हैं, एक बड़े होते हैं जिनमें पत्थर भी बड़े होते हैं, लेकिन एक पहाड़ होते हैं यूं कह लें कि एक इंसानी शक्ल में बने हुए, तिरछे बने हुए, ऊपर से स्लाइड बनी हुई, या वो यूं कह लें खड़े खड़े पहाड़ कह लें आप, खड़ी खड़ी चट्टानें कह लें आप। कह रहा है उनके ऊपर भी जब बर्फ़ पड़ती है तो वो भी हमें घोस्ट लगती हैं, वो भी हमें भूत ही लगते हैं। लेकिन ये मैंने बताया एक सदी से दूसरी सदी में दाखिल होने का सफ़र है। इसमें 4 बेटे स्टैंजा हैं। पहले 2 स्टैंजे नेगेटिव हैं और अगले 2 स्टैंजे पॉजिटिव हैं। पहले 2 स्टैंजों में परेशानी दिखाई गई है। परेशानी क्या किस चीज़ की है, मैंने बताया ना, मौसम की परेशानी है और ऊपर से सदी जा रही उसकी परेशानी है। तीसरा शायर थोड़ा सा मायूस है, मायूसी की वजह आपको मैंने बता दी कि अब कल्चर ख़त्म हो रहा है उसका, सिविलाइजेशन ख़त्म हो रही है उसकी, इसलिए परेशान है। ये 3 पहले 2 स्टैंडों में यही बात है, अगले 2 स्टैंडों में कुछ होप नज़र आ रही है। अब आप ज़रा टॉपिक को देखते हैं। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखें, डार्कलिंग थ्रश, मैंने जो इसका तर्जमा किया वो किया है अंधेरे में उम्मीद की किरण। इसलिए डार्क अंधेरा होता है, डार्कलिंग अंधेरा यानी कि गेटिंग डार्क अंधेरा छा रहा है। और उसमें एक वर्ड पॉजिटिव है, वो है थ्रश। थ्रश कहते हैं, थ्रश इज़ अ स्मॉल बर्ड दैट गिव्स द मैसेज ऑफ होप, जो उम्मीद का पैगाम देता है। यानी कि ये अंधेरे और ये रोशनी, मतलब कि 2 इकट्ठे कर दिए उसने, दी लगा के, यानी कि दी डेफिनेट आर्टिकल लगाया है। उसने कहा कि अंधेरे में रोशनी का पैगाम, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण कहाँ से नज़र आती है इसको। तो हम देखते हैं पोएम में है क्या। अब देखते हैं। देखें, अंधेरे एक सदी से दूसरी में दाखिल होने के लिए कुछ बाउंड्री लाइन है। तो पहले सेंटेंस में ही बाउंड्री लाइन उसने बता दी है। एक फर्जी सा गेट दिखा दिया उसने, एक फर्जी गेट बना हुआ है छोटा सा,
और वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि जंगल की तरफ जा रहा है। दुनिया जंगली तो है बेटे, दुनिया को जंगल से जोड़ा गया है, दुनिया को सी से जोड़ा गया, समंदर से जोड़ा गया है। तो हम एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। उस तरफ को बनाने के लिए वो उसने कोई सिंबल तो लगाना था ना, तो उसने एक गेट लगा दिया है, फर्जी गेट बना दिया है, और वो है जो जंगल को गेट जाता है, जो फॉरेस्ट को गेट जाता है। हालांकि फॉरेस्ट को गेट नहीं जाते होते, फॉरेस्ट का गेट हो भी तो वो छोटा सा होता है, 2-3 फीट का, वो एक सिंबल होता है, निशान होता है। हम देखते हैं, पहले स्टैंडे की तरफ बढ़ते हैं। है क्या पहले स्टैंडे में? तो कहता है आई लीट अपॉन अ कॉपी गेट। देखें बेटे, व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे, पहली 2 लाइनें मैंने पढ़ी हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूं। एक एक लाइन का पहले क्लियर करूंगा, फिर ऑन दी होल स्टैंजा आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डेप्थ है इसमें, वर्ड मुश्किल नहीं है, डेप्थ ज़्यादा इसमें है। कहते हैं आई लीन, बेटे लीन होता है झुकना, एडजेक्टिव भी है, नोन भी यूज़ होता है, वर्ब भी यूज़ होता है। जब वर्ब होगा तो 3 फॉर्म में भी होगी, लीन लीड लीड भी होता है, लीन लेंट लेंट भी होता है, लीन लींट लीट भी होता है। 3 तरह से यूज़ होता है ये। उसने यहाँ दूसरी फॉर्म लगा दिया है कि मैं टेक लगा के खड़ा था, सपोर्ट लेके खड़ा था गेट की, यानी गेट के इस पार खड़ा है, उधर देख रहा है, यानी इट इज़ द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और मैंने कहा था ये पोएम भी लिखी गई ना 19th सेंचुरी के एंड पे लिखी गई है। 19th कोई भी सेंचुरी हो या साल हो, उसका आखिरी महीना दिसंबर ही होता है, और दिसंबर के भी आखिरी दिनों में लिखी गई है। 29 दिसंबर को ये पोएम लिखी गई है, 29 दिसंबर को 19 को। और आगे उसके बाद फिर जनवरी 1 जनवरी को फिर ये पोएम लिखी गई है, दूसरे मैगजीन में शाये हुई है। इसलिए कि दोनों उसने दिखानी सी सदियाँ। मैंने कहा ना, ये एक ऐसा राइटर है जिसने 2 सदियाँ देखी हैं, और दोनों का उसने कंपैरिजन किया है। उसको अच्छी लगी बुरी लगी वो आपके सामने रख देगा। वो कह रहा है आई लीट में खड़ा था, कैसे खड़ा था? झुका हुआ, सपोर्ट के साथ, यूं हाथ रख के गेट के ऊपर मैं खड़ा था। देखें, ये भी ओल्ड एज की निशानी है कि 1 सदी गुजर गई है, तो उसकी उम्र जो है वो झुक कर खड़ा है, देख रहा है। और मैंने बताया ना, ये ज़हन में रखें, फ्रॉस्ट है, कोहरा है, बर्फ़बारी है, स्नो फॉलिंग है, और कुछ नहीं है। स्नो फॉलिंग में क्या होता है? कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई लोगों का हजूम नहीं होता, कोई बिजनेस पार्क में लोग नहीं होते, लोग घरों में बंद होते हैं। अब इस चीज़ को सामने रखें, फिर आपको ये पोएम सही समझ आएगी। आई लीड अपॉन, मैं टेक लगा के खड़ा था, मैं झुका हुआ था, मैंने सपोर्ट लेके खड़ा था। किसको बेटे खड़ा था? आ कॉपिस गेट। कॉपिस गेट कहते हैं वुडन का गेट, गेट होता है, दरवाज़ा होता है। कॉपिस कहते हैं द गेट दैट लीड्स टूवर्ड द नेक्स्ट फॉरेस्ट, जो जंगल की तरफ जा रहा है। यहाँ से मुराद जो अगली सदी में गेट जा रहा है, तो गेट एक सिंबल यूज़ किया उसने, अगली सदी में दाखिल होने का रास्ता। अभी दाखिल नहीं हुआ ये, उसके साथ झुका हुआ खड़ा है, चूँकि एज गुजर चुकी है, सेंचुरी गुजर चुकी है। तो कॉपिस का मतलब क्या हुआ फिर? गेट, वुडन गेट दैट लीड्स टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सेंचुरी, या टू द फॉरेस्ट। ये गेट मैं एंड पे आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। अब कह रहा है मैं उस गेट के साथ सहारा लेके खड़ा हुआ था, लीन होता है झुकना। अब देखें, व्हेन फ्रॉस्ट वाज स्पेक्टर ग्रे। अब मुझे जो फ्रॉस्ट नज़र आ रही, फ्रॉस्ट कहते हैं कोहरा को, फ्रॉस्ट कहते हैं बर्फ़बारी को, फ्रॉस्ट कहते हैं स्नो फॉलिंग को। स्नो फॉलिंग इतनी थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो छोटे दरख्त है ना बेटे, अच्छा दरख्तों के ऊपर अगर आप नकाब डालेंगे, कुछ हमारे ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे ऐसा नकाब, बुरखा कह लें, बुरखा लिया जाता है, जो टोपी वाला बुरखा कहते हैं, वाइट होता है, पूरे का पूरा जिस्म कवर हो जाता है। ऐसा अगर बुरखा को ले लीजिए वाइट रंग का, अगर उस झाड़ी के ऊपर या छोटे से पौधे के ऊपर डाल दिया जाए तो वो गोश्त लगता है। अब वो कह रहा है वो ऊपर से वो वाइट है, क्योंकि बर्फ़ वाइट है, बर्फ़ के साथ वो जो दरख्त हैं, वो जो छोटी छोटी चट्टानें हैं, उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और वो साइडों से नीचे उसको कवर किया हुआ है। वो कह रहा है उसे कहते हैं स्पेक्टर। स्पेक्टर मीन गोश्त, भूत, जिन। और वो ग्रे रंग का है, क्योंकि भूत कई रंग के होते हैं। जो डराना है आपको, भूत ने आपको डराना ही है ना, तो कई शक्लों में आ सकता है। उसने जो यूज़ किया, उसने ग्रे यूज़ किया, वाइट रंग का भूत। कह रहा है वो वाइट रंग का भूत मुझे नज़र आ रहा है। फ्रॉस्ट ऐसे है, मतलब फ्रॉस्ट को, कोहरे को या बर्फबारी को क्या कहा है? उसने कहा है गोस्ट कहा है या स्पेक्टर कहा है। यहाँ ये मेटाफोर यूज़ हुआ है, जो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज़ करते हैं, मेटाफोर यूज़ हुआ है। और उसमें कहा एंड विंटर्स ड्रैग्स मेड डेजोलेट। कहता है विंटर की इंतहा की सर्दी ने, देखिए विंटर के दिन शुरू हो जाते हैं नवंबर में या दिसंबर में एंड पे होती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है।
तो कह रहा है जो उसके दिन है ना हाईएस्ट वर्स्ट तरीन दिन है उनकी बात कर रहा है। हाईएस्ट वर्स्ट तरीन दिनों को या बुरे तरीन दिनों को उसने कहा है ड्रैग्स। ड्रैग्स ये मराद है दिन या टाइम या वक्त जो भी गुजर रहा है टाइम। वो कहता है विंटर का वर्स्ट तरीन टाइम है, यानी कि बुरा तरीन टाइम गुजर रहा है विंटर, सर्दियाँ। ऐसा लगाया उसने पोजेशन दिखाने के लिए, सर्दियों का बदतरीन टाइम गुजर रहा है। ए मेड डेजोलेट, इस टाइम ने क्या किया, इस टाइम ने सनसनी फैला दी है, सुनसान हो गई है। सुनसान होने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया छोड़ गए हैं लोग, मतलब लोग अपने घरों में चले गए हैं। जो बिजनेस पॉइंट पे लोग थे, जो बिजनेस सेंटर में लोग थे, काम करने वाले थे, खेतों में काम करने वाले थे, लकड़ियां काटने वाले थे, वो सारे के सारे छोड़ के अपने घरों में चले गए हैं। घरों में जाके अपने चूल्हे फायर के पास बैठ गए हैं। यहाँ मतलब ये है जाने का। जाने का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ गए हैं वो। यहाँ फिर देखें मेड डेजोलेट, डेजोलेट कहते हैं एम्प्टी कर दिया, खाली हो गया वो सारा इलाका। जिस इलाके में वो लोग काम कर रहे थे वो खाली हो गया है, क्योंकि इवनिंग का टाइम दिखाया गया है। इवनिंग नहीं बल्कि लेट इवनिंग, नाइट का टाइम दिखाया गया है। इवनिंग हो रही है, विद लाइट है, और सूरज की रोशनी भी ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, आगे बात आ रही है। तो डेजोलेट का मतलब क्या हुआ, सुनसान, अकेला, तनहा, आइसोलेशन। कहता है तन्हाई तन्हाई हो गई है क्योंकि लोग घरों में घुस गए हैं। द वीकेंड आई ऑफ डे, वीक होता है बेटे कमज़ोर, कहते हैं ना वीक, वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया। एक वीक हफ्ता होता है WW के, यहाँ वीक हो रहा है, कमज़ोर की बात होती है। और वीक का नॉन वीक का वर्ब बना है वीकन, कमज़ोर करना, वीकन, वीकेंड, वीकेंड, और इंग लगा के उसने बना दिया जेरंड। इसका मतलब कमज़ोर कर रही है। क्या कमज़ोर कर रही, फ्रॉस्ट कमज़ोर कर रही है। किसको, आई ऑफ द डे, दिन की आंख को। दिन की आंख किसको कहा, सूरज को कहा उसने, यानी कि सूरज जो है आंख खोलता है अपनी, अब फ्रॉस्ट ने उसकी आंख को बंद कर दिया है, कमज़ोर कर दिया, वीकनिंग कर दिया है, यानी कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं। शाम का टाइम है, अंधेरा छा रहा है, सूरज की आंखें भी बंद हो रही हैं। अब पहले 4 लाइनों में क्या बात आई है, 2 बातें आई हैं। एक तो वो गेट के साथ टेक लगा के खड़ा है, सपोर्ट के साथ खड़ा है। दूसरी बात ये कि वो जो आगे अपने सामने देख रहा है ना, वो दरख्त हैं, वो सामने चट्टाने हैं, और उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, और वो नज़र आते हैं स्पेक्टर ग्रे, वो वाइट रंग के भूत नज़र आते हैं। तीसरी बात उसने की है कि जो विंटर का जो सख्त तरीन दिन है, विंटर के जो कोल्डेस्ट डेज हैं वो गुजर रहे हैं, और इसकी वजह से डेजोलेशन है। डेजोलेशन और तन्हाई है, इसकी वजह से वहाँ कुछ नहीं है, लोग अपने घरों में घुस गए हैं और रात हो गई है, मतलब कि जो सूरज है वो भी वीकनिंग हो रहा है। नेक्स्ट में बता रहा है द टेंजर्ड वाइन स्टेम स्कोर्ड द स्काई लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन लायर्स एंड ऑल मैनकाइंड दैट हॉन्टेड नाई हैड सॉट देयर हाउस होल्ड फायर्स। बेटे बहुत ही क्लियर लाइनें हैं, लेकिन इसके अंदर से मीनिंग आपको इन्फर करना पड़ेगा। यू हैव टू ड्राइव द मीनिंग, यू हैव टू ड्राइव द इंटेंशन ऑफ द राइटर। राइटर इस स्टेंजे के ज़रिए आपको क्या पैगाम देना चाहता है। फिर देखें इधर को, द टेंजल होता है मिंगल अप हो जाना, मिक्स अप हो जाना। अगर धागे आप 3-4 धागे पकड़ेंगे हाथ में, या तारें पकड़ेंगे, वायर पकड़ेंगे, तो आप देखेंगे, रस्सियाँ पकड़ेंगे, कुछ भी चीज़ पकड़ेंगे जो सॉफ्ट होती है, जो नरम व नाजुक होती है, तो वो आपस में उलझ जाते हैं। तो यहाँ बाइन का मतलब उलझा हुआ, यानी बाइन का मतलब है बहुत ही सॉफ्ट, नरम व नाजुक। क्या होता है, स्टेम, स्टेम कहते हैं तने, तने आपको पता है दरख्त का तना होता है। यहाँ बात कर रहा है बेटे क्रीप होती है, क्रीप कहते हैं बेल को। बेल खा वो आईवी वेन हो, खा अंगूर की बेल हो, खा कोई दूसरी बेल हो जो दरख्त के ऊपर चढ़ती है। और कह रहा है वो दरख्त की जो बेलें हैं, जो नरमो नाजुक हैं, वो आपस में यूँ उलझी हुई हैं, यूँ कह लें गुत्थम गुत्था होकर जा रही हैं। इस चीज़ को उसने कहा है टेंगल्ड, मिंगल आप कह सकते हैं, मिक्स अप होना आप कह सकते हैं, यानी कि बेल की जो शाखें हैं वो उलझी हुई हैं। उलझी हुई हैं तो उलझी हुई, लेकिन जा ऊपर ही रही हैं वो, क्योंकि उसने लफ्ज़ लगा दिया स्कोर द स्काई। स्कोर का वही मतलब जो आप समझ रहे हैं, स्कोर करना। एक खिलाड़ी ने कितना स्कोर किया, यानी कितनी हाइट पे गया। एक ने 100 किया, एक ने 200 किया, तो और ऊंचा जा रहा है। तो ये कह रहा है कि जो स्टेम हैं, उलझे हुए तने हैं, शाखें हैं, वो ऊपर आसमान की तरफ जा रही हैं। मतलब ये है, फिर देखें यहाँ फिर सिंबलिज्म यूज़ किया उसने कि जो 19वीं सदी है इसमें हम उलझ के रह गए हैं। हम तरक्की तो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चूँकि स्काई लगा दिया उसने, लेकिन हमारी जो तरक्की है वो एक मिंगल्ड होके रह गई है। हमारी तरक्की जो है मिक्सअप होके रह गई है, हमारी तरक्की जो है वो टेंगल्ड होके रह गई है। नेक्स्ट में कह रहा है
लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ ब्रोकन आइज, यहाँ फिर उसने सिमिली यूज़ कर दिया है लाइक लगा के, यानी कि दरख्तों के तने ऐसे मिक्स अप हुए हैं जैसे वो कह रहा है कि किसी के जो म्यूज़िक होता है, जो लायर्स उसने यूज़ किया है, इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस म्यूज़िक। म्यूज़िक बजाने के लिए तारों वाला सितार भी हो सकता है, तारों वाला कोई भी म्यूज़िक हो सकता है। उसकी तारें अगर टूट जाएं, तारें टूट के आपस में मिंगल हो जाएं, आपस में टेंगल्ड हो जाएं, तो कह रहा है उनको उलझी हुई तारें कह लो। यहाँ मिसाल दी है जिस तरह दरख्तों के जो शाखें उलझी हुई हैं ना, वो ऐसे हैं जैसे किसी म्यूज़िकल टूल की, म्यूज़िकल डिवाइस की तारें टूटकर ब्रोकन और आपस में उलझ गई हों। फिर देखें, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है तारें, धागे भी कहते हैं स्ट्रिंग्स को, तारें भी होता है। ब्रोकन और ब्रोकन यहाँ उसने एडजेक्टिव यूज़ किया है, थर्ड V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, और आपको पता है V3 जो है एज ए एडजेक्टिव भी काम करती है। तो ये ब्रोकन एडजेक्टिव है लायर्स का। लायर कहते हैं म्यूज़िक मैंने आपको बताया म्यूज़िक का कोई डिवाइस हो सकती है, कोई भी जो तारों वाला उनका आला है, तारों वाले जो आलात हैं जिन फिर म्यूज़िक पैदा होता है, उसको लायर कहा उसने। उसकी तारें अगर टूट जाएं, जिसकी भी तारें यूज़ होती हैं जिसमें भी, तो वो कह रहा है उलझ जाती हैं। ऐसे ही कह रहा है ये दरख्तों के जो तने वो उलझे हुए हैं और वो साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता कौन सा किधर है। कोई यानी कि दुनिया जो है तरक्की तो कर रही है लेकिन मिंगल्ड हो चुकी है, टेंगल्ड हो चुकी है। और फिर उसने एक और बात की है, एंड ऑल मैन काइंड दैट हॉन्टेड नाई, और सारे के सारे जो लोग हैं, मैन काइंड दैट हॉन्टेड नाई, हॉन्टेड होता है बेटे एम्प्टी को कहते हैं, हॉन्टेड जिन भूत को भी कहते हैं, हॉन्टेड फिरना भी होता है, मारे मारे फिरना भी होता है। यहाँ तीनों मतलब फिट बैठते हैं। मैं आगे करता हूँ। हैड सॉट, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है सीक, सीक होता है तलाश करना, लेकिन यहाँ मतलब है जाना। सारे के सारे लोग चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? देर अपने हाउस होल्ड घरों में, फायर्स आग के पास, हाउस होल्ड फायर घर की आग के पास चले गए हैं। हाउस कहते हैं घर को, होल्ड कहते हैं घरों के वासियों को, घरों के जो इनहेबिटेंट हैं उनको कहते हैं, यानी घर प्लस इनहेबिटेंट, उसमें रहने वाले दोनों को मिला के कहते हैं हाउस होल्ड। घरों के जो लोग हैं वो अपने घरों को चले गए, अपनी आग के पास जाके बैठ गए हैं। या फिर देखें, अब इसके साथ जोड़ें, एंड ऑल मैन काइंड, इनको छोड़ दें, एंड ऑल मैन काइंड हैड सॉट देयर हाउस होल्ड, सारे के सारे लोग अपने घरों में चले गए। अब इसका मतलब ये हुआ दैट हॉन्टेड नाई, जो यहाँ नज़दीक ही फिरा करते थे, जो मेरे इर्द गिर्द यहाँ फिरा करते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ काम करते थे, वो एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब है जो तकरीबन हॉन्टेड, खाली हो चुका था। अब जो इलाका जहाँ वो कह रहा है अब तकरीबन, नाइट का मतलब तकरीबन भी होता है, ऑलमोस्ट भी होता है, जो तकरीबन खाली हो चुका है। देखें बेटे, खाली घर में भूत रहते हैं लेकिन भूत नज़र तो नहीं आते ना, तो घर तो खाली होगा ना। तो एम्प्टी यहाँ मतलब एम्प्टी यानी कि पूरा का पूरा खाली हो चुका है, जहाँ लोग पहले फिरते थे अब वहाँ कोई आदमी नहीं है। क्लियर बात। नेक्स्ट है बेटे, ये पहला स्टैंजा आपका ख़त्म हुआ है, अब दूसरे स्टैंडे की तरफ आप बढ़ रहे हैं। पहले स्टैंडे में आप अपने हालात बताए हैं, कैसे हालात हैं। अब दूसरे स्टैंडे में क्या कह रहा है? द लैंड शार्प फीचर्स सीम्ड टू बी, फीचर का बेटे मतलब आपको पता है, हम एक गाड़ी लेते हैं तो बताता है गाड़ी में सर इसमें ये फीचर्स हैं, तो क्या मतलब आप खुद ही सोचें ज़रा। फिर आप मोबाइल लेते हैं तो आपको कहते हैं ये न्यू मॉडल है, इसमें बड़े फीचर्स हैं, तो वही फीचर का मतलब यहाँ है। खुसूसियात कह लें, खूबियाँ कह लें, उसके फ़ायदे कह लें आप। और दूसरी बात उसने लैंड का, लैंड आपको पता है ज़मीन को कहते हैं, लैंड ज़मीन को, और ज़मीन का शार्प के साथ पोजेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। ज़मीन के शार्प, शार्प का मतलब होता है क्लियर, शार्प का मतलब होता है तेज़, क्लियर वाजे, जो वाजे हों, यानी ज़मीन के ऊपर जो चीज़ वाजे हैं, जो ज़मीन से क्लियर नज़र आ रही, वो क्या है? दरख्त हैं, पहाड़ हैं, पानी है, जो आप एक नज़र में देख सकते हैं। तो यहाँ मुराद है ज़मीन, यहाँ मुराद दोनों तरह से, एक वो ट्री भी ले रहा है और साथ साथ वो पहाड़ों के जो रॉक्स हैं, मैंने बताया था ऐसी रॉक्स होती हैं बेटे, यूं ऐसी रॉक्स जो होती है ना, ऐसी रॉक्स, उनकी बात कर रही है। मैंने थोड़ा सी शक्ल बना के आपको दी है। इन रॉक्स के ऊपर जब बर्फ़बारी होगी, मुझे बताएं, ये भूत नज़र नहीं आएगा, जिन नज़र नहीं आएंगे, ऐसे लगेगा जैसे वाइट कलर के हों। तो ऐसे ही वो कह रहा, अब यहाँ आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ, कह रहा जो लैंड के शॉप्स हैं, जो लैंड के ऊपर चट्टाने हैं, जो लैंड की रॉक्स हैं, ज़मीन की जो रॉक्स हैं, उनके फीचर बड़े प्यारे हो गए हैं। क्या फीचर उनका है? उनमें ये है सीम्ड टू बी, वो ऐसे नज़र आते हैं, ज़मीन के ऊपर जो चट्टाने हैं वो ऐसे नज़र आती हैं। कैसे नज़र आती हैं? ऐसे। द सेंचुरीज
कॉप्स आउटलेंट। कह रहा है सेंचुरी के साथ उसने एस लगाया है और कॉप्स के साथ उसका लिंक किया है, यानी सदी की लाश। इसका मतलब सदी को उसने डेड कहा है, सदी को उसने सेंचुरी को उसने मुर्दा कहा है कि ये सेंचुरी मर चुकी है। बेटे ये भी यहाँ मेटाफोर यूज़ किया है, सदी तो नहीं मरती ना, उसने मेटाफोर यूज़ किया यहाँ भी। कह रहा है सदी मर चुकी है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है। लाश कब्र में नहीं है, कब्र से बाहर निकल के खड़ी है, क्योंकि मैंने कहा ना ये जो पहाड़ मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे ये बाहर नज़र आ रहे हैं उसको, अगर कब्र में होते तो कैसे नज़र आते। अब कह रहा है वो यहाँ, इसका मतलब है आउटलिंट का मतलब है बाहर झुके हुए खड़े हैं वो, आउट बाहर, लीट मतलब है झुका हुआ होना। अब कहाँ से निकले हैं वो, आगे उसने कहा गया हिज क्रेप्ट, अपनी कब्रों से। क्रेप्ट होता है जहाँ किसी बरील को, जहाँ किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, कब्र कह लें। कह रहा है वो कब्र से बाहर निकल के खड़े हैं और उनकी लाशें हैं। वो किसकी लाश है, वो सेंचुरी की लाश है, सदी की लाश है। यानी सदी को उसने मुर्दा सदी कहा है कि वो मर गई है। मरने का मतलब हमें कुछ नहीं दे के गई वो, या कुछ हमारे लिए छोड़ के नहीं गई वो। अब ये कहना चाह रहा है कि सदी मर चुकी है, उसकी जो लाश है ना वो कब्र से बाहर खड़ी है। बाहर, अब मैंने बता दिया, इस पहाड़ी शक्ल में है, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वो हमें गोश्त नज़र आती, वो लाश नज़र आती जैसे कि मम्मी हो, मम्मी को लपेटा गया हो बर्फ़ के साथ। अब कह रहा है उसके ऊपर बादल ने अपनी कैनोपी की हुई है। बादल आसमान पे बादल होते हैं, बादल आप देखें अगर आसमान की तरह, बादल भी यूं गोल नज़र आते हैं, कैनोपी कहते हैं गुंबद बना हुआ। तो ऐसे लगता है जैसे वो लाश कब्र से बाहर निकल के खड़ी है, उसके ऊपर जो है वो बादलों ने गुंबद बनाया हुआ है, कैनोपी बनाई हुई है। अब आपको समझ आ जाएगी बात की, दोबारा देखें। ही इज क्रेप्ट द क्लाउडी कैनोपी। क्लाउड को उसने नाउन था, उसने उसका एडजेक्टिव बना दिया है, क्लाउडी कैनोपी, बादलों वाली कैनोपी, बादलों वाली तकोन, बादलों वाला गुंबद, कुछ भी कह लें आप। कहाँ है ये, इस कॉप्स के ऊपर है। कॉप कहते हैं लाश को, एक क्रॉप होता है, वो फसलें होती हैं क्रॉप्स, ये कॉप्स है यानी कि लाश। ये लाश कब्र से बाहर है और वो खड़ी है, उसके ऊपर बादलों ने कैनोपी बना दी हुई है। ये हाल है सर्दी का, और राइटर जो है वो पहले आप बता दें वो सदी को डेड सदी कह चुका है। अब दूसरा देखें, द विंड हिज डेथ लेमेंट। बेटे जो विंड है ना, हवा जो उस वक्त चल रही है, कह रहा है वो डेथ गीत गा रही है, सैड सॉन्ग गा रही है, यानी कि रोने वाला गीत गा रही है। एलिजी यहाँ यूज़ किया है कि वो जो हवा है वो भी रोने वाला गीत गा रही है, इतनी सर्दी से हवा भी तंग है। तो कह रहा है फिर देखें, द विंड हिज डेथ लेमेंट, हिज डेथ, हिज डेथ, हिज उसने सदी को कहा है, उसकी डेथ पर सॉन्ग गा रही है। लेमेंट कहते हैं सॉन्ग को, डेथ सॉन्ग का मतलब कि मौत का गीत, वो मौत का गीत गा रही है। कौन गा रही है, हवा। ज़हन में रखना, आगे एक और बात आनी, मैंने उसका इसके साथ लिंक करना है बाद में। तो हवा उसकी मौत पे गीत गा रही है। ये बेटे हो गया पहले 4 लाइनों में। आगे उसने, मैंने कहा ना सदी को डेड कहा है, सर्दी को मुर्दा कहा है, वो कह चुका है और मेटाफर यूज़ कर दिया है। आगे सदी अपने साथ कुछ और भी काम करके गई, वो ये करके गई है, द एंशियंट पल्स, पल्स, पल्स कहते हैं नब्ज़, हम जब चेक करते हैं नब्ज़, पुरानी, एंशियंट मतलब पुरानी, पुरानी से मुराद हो जो सदी गुजर चुकी, 100 साल पहले की बात कर रहा है, यानी जो 100 साल गुजरे हैं ना, इसको वो एंशियंट कह रहा है, पुरानी कह रहा है, नई अभी शुरू नहीं हुई, पुरानी की बात कर रहा है। कह रहा है ये जितनी ये पुरानी सदी है, इसकी जो पल्स चलती थी, नब्ज़ चलती थी, नब्ज़ किस चीज़ की होती है, जानदार की होती है। तो जानदार यहाँ उसने कहा है जर्म्स एंड बर्थ। जर्म कहते हैं बीज किसी चीज़ का। बेटे किसी चीज़ के बीज की नब्ज़ होती है, होती है, इसलिए होती है कि बीज में अगर जान ना हो तो बेटे उसमें तो ग्रोथ ही नहीं हो सकती। कोई बीज आप ले लें, किसी का है, गंदम का बीज है, चावल का बीज है, कपास का बीज है, या किसी ट्री का बीज है, किसी फल का बीज है, उस बीज के अंदर एक लाइफ होती है। उस लाइफ को उसने कहा है पल्स, यानी कि उसकी नब्ज़ चल रही है, यानी बीज जिंदा है। अगर वो बीज जिंदा है तो वो ग्रो करेगा ना। लेकिन कह रहा है इस सदी ने क्या किया, उस बीज को भी मार दिया है। उस बीज को उसने क्या किया, एंशियंट, एंशियंट कहा है पुराना, जो पुराना बीज था, पुरानी बीज की जो लाइफ थी, प्लस मैंने कहा ना नब्ज़ है, लेकिन यहाँ मुराद आएगा ज़िंदगी, बीज के अंदर ज़िंदगी। वो बीज कौन सा, जर्म्स है एंड बर्थ है। जब मैंने बीज का है, बीज होगा तो बर्थ होगी ना उसकी। कह रहे हैं इन दोनों चीज़ों को क्या किया है, वाद श्रंकन हार्ड एंड ड्राई, दोनों चीज़ें ड्राई हो चुकी हैं, श्रंकन हो चुकी हैं, सुकड़ चुकी हैं। क्या क्या दोनों चीज़ें बेटे, एक उसने कहा जर्म्स, एक बर्थ। जिस चीज़ से कोई चीज़ बर्थ लेती, कोई भी हो वो,
कोई भी हो, किसी का बीज कह लें आप, दाना कह लें आप, दाने कह लें आप, अगर उन दाने को आप एक गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे, ड्राई कर देंगे, सुखा लेंगे, तो बेटे उसमें से बर्थ हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। या वो ड्राई हो जाए या वो हार्ड हो जाए, हार्ड होकर ड्राई होना का मतलब उस गंदम को आप ड्राई कर लेंगे, उसके अंदर से जो ग्रोइंग पावर है वो निकाल लेंगे, यानी उसकी पल्स को आप मार देंगे, वो कभी भी बढ़ नहीं सकती, कभी भी बर्थ नहीं कर सकती। कह रहा है हमारी जो एंशियंट पल्स है ना, उसको मार दिया है सदी ने। फिर देखें हमारे जो एंशियंट लोग थे, मतलब ये है कि हमारी रूह, यहाँ से मुराद दोनों को मिला के जर्म्स और बर्थ का मतलब है हमारी रूहें जो है, हमारी लाइफ जो है वो इस सदी ने छीन ली है। अब हमारे अंदर श्रंक हो चुके हैं हम लोग ग्रो करने के काबिल नहीं हैं। इसने क्या किया, इसने उसको ड्राई कर दिया और हार्ड कर दिया है। दोनों का मतलब क्लियर है, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों इनके लिए आए हैं, जर्म्स और बर्थ के लिए। यानी कि बीज होगा तो बर्थ होगी, पैदाइश होगी, और लेकिन वो बीज अगर खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, हार्ड हो गया, सुकड़ के, तो कह रहा है हमारी इस नई सदी ने, एंशियंट सदी ने हमारा ये भी बेड़ा गर्क कर दिया है। एंशियंट कहा है, पुरानी, मैंने कहा ना 19वीं सदी को कहा है। अब नेक्स्ट में कह रहा है एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, दुनिया में हर चीज़, उसने अर्थ क्या दिया, सॉरी अर्थ क्या कि ज़मीन में हर चीज़, यहाँ उसने हाइपर बोले इस्तेमाल किया, एग्जैजरेट किया है बात को। पूरी दुनिया में थोड़ी बर्फ़बारी हो रही है, वो तो एक मखसूस इलाका है यूरोप का जहाँ बर्फ़बारी होती है, बरसगीर में तो नहीं ऐसा होता। लेकिन उसने पूरी ज़मीन ही कह दिया है कि पूरी ज़मीन जो है ना, एंड एवरी स्पिरिट अपॉन अर्थ, स्पिरिट कहते हैं रूह को, यहाँ मुराद है हर जानदार, दुनिया में हर जानदार। जब ज़मीन कह दिया तो पूरी दुनिया इसमें आ गई ना, क्योंकि हम रहते ज़मीन पे, हम कुछ चांद पे तो रहते नहीं। कह रहा है पूरी दुनिया में जितने भी रूहें हैं, जितने भी लोग हैं, जो जिंदा लोग हैं, सीम्ड फरवर्सल एज आई। फरवर्सल बेटे होता है फरवर्सलेस, देखें ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। कहता है ऐसे नज़र आता है, देखें मैं लिख दिया नीचे। फरवर कहते हैं बेटे एंथुजियाज्म, जिसके अंदर जोश भरा हुआ हो, पैशन हो, जिसके अंदर जज्बा हो काम करने का, आगे बढ़ने का, जिसका स्ट्रॉन्ग पैशन हो, स्ट्रॉन्ग फेथ हो, जिसका अकीदा पुख्ता हो और स्ट्रॉन्ग इमोशंस हों, इसे कहते हैं फरवर। लेकिन उसने लेस लगा दिया है, लाह का लेस कहते हैं, जिसे कहते हैं ना सुफिक्स, लाह का लगा के उसने इसको नेगेटिव कर दिया है। हमारे अंदर से ये नेगेटिव बन गया है, हमारे अंदर से इंथ्यूजियाज्म भी ख़त्म हो गया है, जोश भी ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से पैशन भी ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि हमें सदी ने डेड कर दिया है। फिर दोबारा देख लें, सीम्ड ऐसे नज़र आता है कि ये सदी जो है ये बेहिस हो गई है, बगैर इमोशन के हो गई है, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं रहे, एज आई जैसा कि मेरे अंदर भी नहीं रहे, अपने साथ कंपेयर कर दिया जैसा मेरे अंदर भी, कहता है ये इमोशन नहीं रहे, मेरा अकीदा ठीक नहीं रहा, मैं जो था वो पैशनेट नहीं रहा, और ऐसी सदी जो है ना, कहता है वो भी मोशन लेस हो गई है, उसमें भी कोई जान नहीं रही। ऊपर कह भी चुका ना कि उसने हमारी पल्स छीन ली है, यानी हमारे अंदर से जान निकाल ली है। ये बेटे दो जो स्टैंडर्स थे ना, ये हमें एक मैसेज देते हैं नेगेटिविटी का, मैसेज देते हैं पॉवर्टी का, मैसेज देते हैं परेशानियों का, सैडनेस का। आगे जाके दूसरे दो जो हैं उसमें कुछ होप नज़र आती है। होप किस तरह की है, राइटर फिर वो कहता है, अब यहाँ से कुछ होप नज़र आई है, क्योंकि एट वंस जब ये सारी परेशानियाँ मेरे साथ हैं, तो कह रहा हुआ क्या, फिर उसके बाद कह रहा है एट वंस, फ़ौरन, देर नहीं की उसने, फ़ौरन जब मैं मायूस हुआ, ये सारा कुछ देखा, मेरी रूह मर गई है, हम मर गए हैं, बीज ख़त्म हो गए हैं, कह रहा उसी वक्त अ वॉइस अरोज, एक आवाज़ निकलती है, एक आवाज़ उठती है। वॉइस परिंदे की आवाज़ को कहा है उसने, जो थ्रश नाम लिया, ये थ्रश ये परिंदा है, आगे जाके आएगा। कह रहा है एक आवाज़ जो है ना, अरोज, अराइज की दूसरी फॉर्म है, अराइज, अरोज, अरिजन, उठना। एक राइज रोज रीजन भी होता है उठना, मीनिंग दोनों का सेम होता है, ये सिनोनीम्स हैं, लेकिन राइज होता है नीचे से कोई चीज़ बतदरीज ऊपर को जाना, लेकिन अराइज ऐसा नहीं होता। अराइज कहीं से भी एक आवाज़, वादियों से एक आवाज़ उठी है, एक पहाड़ों से आवाज़ उठी है, कह रहा है फिर ऐसी सूरत में एक आवाज़ उठती है, अमंग का मतलब सारे इन्वायरमेंट में से, यानी कि पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, बर्फ़ भी है, इन सारों में से दरख्तों के ऊपर से एक आवाज़ आती है। उसने कहाँ से आवाज़ आई का, उसने कहा द ब्लीक ट्विग ओवरहेड, ओवरहेड होता है सर के ऊपर से, यानी ऊपर से आवाज़ आई है। बेटे लाजमी बात है, परिंदे ऊपर ही होते हैं, परिंदे हमारे नीचे तो नहीं रहते ना, हवा में होंगे, दरख्त के ऊपर होंगे, कहीं भी होंगे ना। कह रहा ओवरहेड, मेरे ऊपर से एक आवाज़ आई है। ट्विग कहते हैं शाखों को, लेकिन शाखों को तो ब्रांचेस भी कहते हैं।
बो भी कहते हैं। यहाँ टिक से मुराद है ऐसी ब्रांचें जिसके ऊपर पत्ते नहीं थे, जिसके पत्ते गिर गए थे, जिसके ऊपर बर्फ़ पड़ चुकी थी। क्योंकि ये अब ये सीज़न जो है ना, ये जाड़े का चल रहा है, सर्दी है, अब ये सर्दी ख़त्म होगी, फिर स्प्रिंग आएगी, फिर पत्ते भी आएंगे, वो बाद की बात है। अब कह रहा है, अभी कहता मुझे ट्विग में से आवाज़ आई, मुझे शाखों में से आवाज़ आई मेरे सर के ऊपर से। ब्लीक कहते हैं वेयर देयर इज़ नो वेजिटेशन, जहाँ सब्ज़ा ना हो, उजड़ा उजड़ा। क्योंकि सर्दियों में बर्फ़बारी में हर चीज़ उजड़ी उजड़ी होती है, जैसे डेजोलेटेड होती है, तन्हाई होती है, और नो वेजिटेशन ही होता, सब्ज़ा भी बर्फ़ के साथ डंब जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता, जाड़े का मौसम होता है, उसी की बात कर रहा है। ब्लीक का मतलब यही है। ट्विग कह रहा है मेरे सर के ऊपर से इस बेरौनक इलाके में से मुझे एक आवाज़ नज़र आती है, मुझे एक आवाज़ कानों में पड़ती है। आवाज़ के आगे कह रहा है इन अ फुल हार्टेड इवन सॉन्ग। वो आवाज़ नहीं थी तो आवाज़, लेकिन उस आवाज़ में इतना फुल हार्टेड कहा है, फुल हार्टेड जो दिल से निकली थी हो बेटे। देखिए हम बोलते हैं, बातें भी करते हैं, कुछ बातें हम ऊपर ऊपर से करते हैं, दिल से नहीं निकलती। जब कोई ऐसा हम काम करते हैं जिसके साथ हमारा मजहबी रिलेशन हो, जिसके साथ हमारा कोई प्यारा जुड़ा हुआ, फिर हम दिल से करते हैं। अगर दुआ करनी है, आप किसी थर्ड पर्सन से दुआ कराएंगे कि मेरे लिए दुआ करें, वो ऐसे ही करेगा थर्ड पर्सन की तरह ही। अगर वही दुआ आपके वालिदैन करेंगे अपनी औलाद के लिए, तो वो अंदर से करेंगे, जिसे कहते हैं हार्टेडली करेंगे, फुल हार्टेड करेंगे, दिल जान से दुआ करेंगे कि मेरे बेटे का या बेटी का या मेरा किसी का भलाई के लिए दुआ करेंगे। तो कह रहा है ये परिंदा जो था ये भी फुल हार्टेड अंदर से गा रहा था, दिल से गा रहा था। क्यों? अगली बात उसने इसके साथ जोड़ दी, इवन सॉन्ग के साथ। इवन सॉन्ग आपको पता है शाम का सॉन्ग है, जो सर्विसेज कहते हैं इसको, चर्च में की जाती है सर्विसेज, शाम का गीत गाया जाता है, तो ज़ाहिर है मुकद्दस चीज़ है, मुकद्दस के साथ उसने जोड़ना था, उसने यहाँ फुल हार्टेड तो लगाना था। हम को कहे, आपको उसे कहें कि एक आदमी जो है वो खाने काबे में जो है वो मिस्त्री का काम करता है, ईंटें लगा रहा है, टाइलें लगा रहा है, तो मुझे दिखाएं फुल हार्टेड नहीं लगाएगा, वो दिलो जान से काम करेगा कि ये काम जो है बड़ा मुकद्दस है। कोई भी मजहबी काम आप करेंगे वो दिल से ही करेंगे सारे। तो यहाँ उसने फुल हार्टेड इवन सॉन्ग मैंने आपको बता दिया, मजहबी गीत है, सर्विसेज में यूज़ होता है, शाम का गीत है, रात का गीत है। अब उस गीत कह रहा है वो गीत, और वो गा रही थी, कौन गा रहा था, सॉरी, क्योंकि उसने थ्रश को ना ही यूज़ किया है, थ्रश के लिए परिंदा, बर्ड, परिंदा यूज़ किया है, मेल किया है। कह रहा वो पूरे दिलो जान से गा रहा था। फिर ऑफ जॉय इल लिमिटेड, ये बात उसने करके ना उसकी चीज़ को और बढ़ा दिया है। जॉय कहते हैं बेटे खुशी को, यानी इतनी खुशी से गा रहा था कि खुशी उसकी पूरी वादियों में फैल गई थी, और उसने कहा उसकी लिमिट ही कोई नहीं है। एक होता है लिमिटेड बाउंड्री एरिया, उसके अंदर अंदर आवाज़ रहती है, उसने लगा दिया इनलिमिटेड, जिसकी लिमिट ही कोई ना हो, जिसकी कोई हद ही ना हो। यानी इतनी खुशी वो दे रहा था हमें, उसने इतनी खुशी से गा रहा था कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं थी। क्लियर बात? नेक्स्ट में कह रहा है अब ये कौन ऐसा कर रहा था। यहाँ तक उसने हमें थ्रश नहीं बताया, वो मैंने आपको कहा है कि बर्ड था। यहाँ उसने एक आवाज़ कहा है, वो आवाज़ गा रही है, दिल से गा रही है, और वो जिसे कहते हैं फुल हार्टेड गा रही है, और उसकी जो खुशी है वो अनलिमिटेड है। फिर उसने आगे वो परिंदा बता दिया, आगे कह रहा है एन एज्ड थ्रश, एक बूढ़ा थ्रश। देखें, फिर देखें सदी ख़त्म हो रही, बात याद रखें। तो एज्ड बताया ना उसने, एज्ड भी इस चीज़ को शो करता है कि द थ्रश दैट इज सिंगिंग ही स्पेंडिंग हिज लास्ट डेज, उसके भी आखिरी दिन चल रहे हैं, उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, लेकिन जाते जाते उसने एक जिसे कहते हैं स्वान सॉन्ग, वो हमें सुना गया है, आखिरी गीत हमें दे गया है, वो आखिरी पैगाम दे गया हमें, आखिरी पैगाम खुशी का, ब्लिस का, आखिरी पैगाम ग्रोथ का और बर्थ का पैगाम दे गया है। फिर देखें एन एज्ड थ्रश, वो एक बूढ़ा थ्रश है, बूढ़ा एक परिंदा है, और बूढ़ा भी साथ फ्रेल भी है। फ्रेल कहते हैं जो जल्दी टूट जाए, कमज़ोर कह लें आप। जिस तरह आपने देखा होगा जिस डब्बे में या कार्टून में बर्तन होते हैं टूटने वाले, उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेल। इसको एहतियात से ट्राएं, ये टूटने वाली चीज़ें हैं। फ्रेल तो जल्दी टूटने वाला, ज़ाहिर है जल्दी टूटने से मुराद है जहाँ जल्दी मौत आने वाली, चूँकि एजड दिखा दिया वो। फिर उसने कहा था गॉन्टेड, गॉन्ट कहते हैं दुबला पतला, कमज़ोर, वीक। फिर उसने एक और वर्ड यूज़ कर दिया स्मॉल, और वो छोटा भी है, परिंदा तो छोटा सा ही होता है। इसकी वीडियो के एंड पे उसकी फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा मैं। ये 3 उसने एडजेक्टिव लगाए हैं थ्रश के लिए। तो थ्रश के लिए 4 एडजेक्टिव हैं, एज्ड है, फ्रेल है, गॉन्ट है, स्मॉल है।
कह रहा है ये उस एज्ड के लिए है, उस थ्रश के लिए है, उस बर्ड के लिए है। फिर वो कह रहा है अब वो परिंदा कैसा, देखें ऊपर उसने सिर्फ आवाज़ बताई है, नीचे परिंदे की शक्ल बता रहा है। परिंदे की हालत क्या है, हालत ये है, देखें इतनी सर्दी में लोगों का बुरा हाल है, परिंदे का बुरा हाल नहीं होगा। परिंदे के पर कह रहा है कि टूटे फूटे हैं, मौसम जो जिसे कहते हैं ना वेदर बीटन, जो सख्त मौसम है उसने उसके परों को भी डिस्टर्ब कर दिया, उसके पर टूटे फूटे हैं, उड़ सकता नहीं, बड़ी मुश्किल से उड़ता है। यहाँ यही बात है इन ब्लास्ट, ब्लास्ट कहते हैं जो फट जाए, ब्लास्ट होना, फट जाना कोई चीज़, ज़ोर से धमाके से फट जाना। इसका मतलब यहाँ वस्त भी होता है, हवा का झोंका भी होता है, लेकिन यहाँ मुराद है फट जाना। किस चीज़ से फट जाना बेटे, प्लूम कहते हैं बालों को, प्लूम कहते हैं परों को उसके, ठीक है बेटे, प्लूम किसे कहते हैं, परों को, शाबाश। और उसके पर जो है ब्रुफल्ड कहते हैं बिखरे हुए, स्कैटर्ड, डिसऑर्डर्ड, उसके जो पर थे वो स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड कैसे थे, ब्लास्ट की वजह से, तेज़ हवा की वजह से, तुंदो तेज़ हवा की वजह से, बर्फ़ की वजह से। जब उसके परों के ऊपर बर्फ़ पड़ेगी ज़ाहिर है उसके पर मुतासर तो होंगे, सर्दी से भी होंगे, वीक भी होंगे, और वो स्कैटर्ड भी हो जाएंगे, बिखर भी जाएंगे। और ऐसे यहाँ हुआ है। फिर देखिए इन ब्लास्ट, कह रहा है हवा ने, तेज़ हवा ने, तुंदो तेज़ हवा ने क्या कर दिया था उसको, उसके प्लूम परों को प्रफर्ड फैला दिया था, परों को तोड़ मरोड़ दिया था, परों को डिसऑर्डर कर दिया था, परों को उसने ख़राब कर दिया था। अब मुझे बताएं ख़राब परों के साथ परिंदा उड़ सकता है, लेकिन कह रहा है उसने हिम्मत की कि फिर वो उड़ा और हमें वो पैगाम देने के लिए आया। यहाँ ये बात है, हैड चूजन दस टू फ्लिंग हिज सोल, दस होता है फिर भी, यानी इतनी बुरी हालत है फिर भी परिंदा उड़ा। फिर 10 में फिर भी ही हैड चूजन, उसने चुना, क्या चुना, कि मैं गाऊं, कि मैं इनको मैसेज दूं। कह रहा गो के वो परिंदे की हालत ख़राब थी, लेकिन वो जान, असल में फ्लाई भी लगा सकता था उड़ने के लिए, फ्लिंग क्यों लगाया उसने, फ्लिंग होता है जान जोखों में डाल के उड़ना। पर भी उसके ख़राब हैं, पर भी उड़ने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने परवाज़ भर ली है। उसने कहा गिरूंगा मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने परवाज़ भर ली। इसे कहते हैं जान जोखों में डालकर परवाज़ भरना, दिस इज़ कॉल्ड फ्लिंग। उसने चूज़ अपने लिए चुन लिया, क्या चुन लिया, कि मैंने पैगाम देना है, मैंने ये अपना जो मैसेज है ये लोगों तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। जो मायूस हो चुके हैं लोग, उनको मैंने अपना मैसेज देना ही देना है। तो उसने परवाज़ भर ली है। हिज सोल, सोल से मुराद यहाँ बर्ड है बेटे, सोल रूह होती है, रूह सोल होती है, रूह यहाँ मुराद है, यहाँ से मुराद है उसकी जान। उसने अपनी जान को जोखों में डालकर, फ्लाइंग होता है उड़ना और सोल होता है जान, यानी कि जान को जोखों में डालकर उड़ गया है, वो अपनी जान को मुसीबत में डाल के उड़ गया है। वो उसने कहा मैंने उड़ना है, मैंने इन मायूस लोगों को पैगाम दे के जाना है कि जब अंधेरा होता है तो एक छोटी सी रोशनी की किरण जो है ना, वो भी उस अंधेरे में बहुत कारआमद होती है। यही पैगाम उसने दिया है। अब कह रहा है ये मैंने चुन लिया अपने लिए, क्या चुना, अपॉन द ग्रोइंग ग्लूम, कि ये जो ग्लूम होता है परेशानी, उदासी, ये उदासी जो ग्रो कर रही है, छा रही है, परेशानी हो रही है, मैंने इसको ढांपने का कह चुन लिया अपने लिए। मैंने फिर देखें ग्रोइंग ग्लूम, इस बढ़ती हुई ग्लूम को, परेशानी को, जो दो स्टैंडों में बताई गई है, कह रहा है इसको मैंने कवर करने के लिए, इसको छुपाने के लिए, इसको हाइड करने के लिए, इसके ऊपर हावी होने के लिए मैंने ये चुन लिया कि मैंने गीत गाऊंगा और लोगों को मैं अवेयरनेस दूंगा। अब कह रहा है मैं ये गा रहा हूँ। अब ये इस बारे में, इसमें टोटल बताया गया था परिंदे की शक्ल सूरत बताई गई थी, उसका जज्बात बताए गए थे, उसके इमोशंस बताए गए थे, और वो मुकम्मल जो है ना, जिसे कहते हैं मुकम्मल अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी बन के आता है, ये बताया गया था। लास्ट स्टैंजा है, लास्ट स्टैंजा फिर होपफुलनेस का है। सो लिटल कॉज फॉर कैरोलिंग्स, अब राइटर ही बोल रहा है, ये परिंदे की बात यहाँ ख़त्म होगी। राइटर कह रहा है देखें बेटे, जब कभी दूर ढोल बज रहा हो ना, तो आप फ़ौरन आपके जहन में आता है कि वहाँ कोई दरबार होगा, किसी का मेला लगा होगा दरबार पे, किसी की शादी होगी, कोई फंक्शन हो रहा होगा। ऐसे हो नहीं सकता ढोल बजे, पॉसिबल ही नहीं है। तो परिंदे ने गीत गाया है तो सारे तो परेशान हैं, डेजोलेटेड हैं, सारा इलाका डेजोलेटेड है, डिस्पेयर है, मायूसी है, डिस्ट्रेस है। कह रहा है ये परिंदे को क्या हो गया, ये को गीत गा रहा है, ये को ढोल बजा रहा है। ढोल गीत तब गाता है जब खुश हो, तो खुशी की बात है ही कोई नहीं। अब राइटर बोल रहा है, राइटर के मुंह से वर्ड है, कहता है सो लिटिल कॉज फॉर कैरोलिंग, कैरोलिंग कहते हैं गीत, कैरोलिंग कहते हैं सॉन्ग्स। लिटिल को तीन तरह से यूज़ करते हैं हम, अकेला लिटिल भी यूज़ करते हैं, ए लिटिल भी यूज़ करते हैं,
और उसके बाद फ्यू लिटल भी यूज़ करते हैं। ए है, दी है, सॉरी ए है, दी है और खाली लिटल है। खाली लिटल जो है वो यूज़ होता है नेगेटिव मीनिंग में, जिसे कहते हैं आई हैव लिटल मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। थोड़े से के मुराद इतनी थोड़े कि आपके काम के नहीं होते, उसको नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं हम लोग। या उसने नेगेटिव ही लिया है क्योंकि उसने ए और डी तो लगाया नहीं, कह रहा 700 भी लगा दिया, उसको इंटेंसीफाई कर दिया है, इतना कह रहा है बिल्कुल ही नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है? काज, कोई वजह, काज होती वजह, सबब, कहता वजह है ही नहीं गाने की। फॉर कैरोलिंग, कहता गाने की कोई वजह है ही नहीं, गा क्यों रहा है ये। देखिए राइटर को नज़र नहीं आ रहा क्यों गा रहा है, वो गा रहा है शायद उसको कोई इस अपने गाने के पीछे कोई खुशी नज़र आ रही हो, शायद उसने कोई ऐसे हालात इसने फोरकास्टिंग कर ली हो, नेचर ने इसके दिल में डाल दिया हो कि इसके बाद अच्छा वक्त आने वाला है, ये परिंदे को पता है। राइटर कह रहा है मैंने तो देखा है, ये गा क्यों रहा है। देयर इज़ नो कॉज, लिटल कॉज, सो लिटल कॉज, थोड़ी सी वजह भी नहीं इसके गाने की, क्यों गा रहा है ये। ऑफ सच एस्थेटिक साउंड, इतनी खूबसूरत आवाज़ में, एस्थेटिक कहते हैं हुसीन, हसीनो जमील, साउंड कहते हैं आवाज़, कहता है इतनी हसीनो जमील आवाज़ में गा रहा है, गाने की वजह ही कोई नहीं है, फिर भी गा रहा है ये। फिर आगे देखें, वाज रिटन ऑन द टेरेस्ट्रियल थिंग्स, कह रहा है मैंने देखा कि, देखें इसके साथ पहले को तीसरे के साथ जोड़ें, क्योंकि पहले और तीसरे की ना राइमिंग स्कीम है, पहले और तीसरे में एक ही बात की है, दूसरे में और बात है। इसमें राइमिंग स्कीम देखें ना, कैरोलिंग्स और थिंग्स, ये एक राइमिंग स्कीम है, इसलिए पहला और तीसरे में एक ही बात है। कह रहा है वो उसकी गाने की वजह कोई नहीं है, दरमियान वाले को छोड़ दें आप, उसके गाने की वजह ही कोई नहीं है। वाज रिटन ऑन द टेरेस्ट्रियल थिंग्स, टेरेस्ट्रियल कहते हैं ज़मीनी चीज़ें, ज़मीन की कोई चीज़ ऐसी नहीं जिससे मुझे पता चल जाए कि वो गाना गा रहा है। यानी ज़मीन में क्या हो सकता है, दरख्त अगर हरे भरे हैं तो मैं कहूँगा हाँ सही बात है, इसलिए गीत गा रहा है कि दरख्तों पे बहार आ गई है। कह रहा है अगर ज़मीन में वेजिटेशन है, सब्ज़ा है, लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं ज़मीन पे, तो मैं हिसाब लगा लूँगा कि हाँ अभी दुनिया में एक्टिविटी हो रही है, परिंदा खुश है इसलिए गा रहा है। कह रहा है ज़मीन में तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। थिंग्स कहते हैं चीज़ों को, टेरेस्ट्रियल कहते हैं ज़मीनी चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, ज़मीनी चीज़ों में। फिर देखें टेरेस्ट्रियल ज़मीनी चीज़ों में कहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा होने से मुराद है कोई नज़र नहीं आ रहा, रिटर्न से मुराद है कि मुझे कोई चीज़ फिजिकल नज़र नहीं आ रही जिससे मुझे पता चल सके कि ये गीत क्यों गा रहा है। ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे मिली, कह रहा है मैंने देखा है ज़मीन को, मैंने जहाँ वो गा रहा था मैंने इर्द गिर्द देखा, मैं गया हूँ, मैंने कहा ये गा क्यों रहा है। आगे और बात भी आ रही, वो भी देख लें पहले। कह रहा है अफार और नाई अराउंड, ये फार कहते हैं दूर को, नाई कहते हैं नज़दीक को। कह रहा है मैंने दूरो नज़दीक गया हूँ, दूरो नज़दीक, अराउंड कहते हैं इर्द गिर्द। कह रहा है मैंने इर्द गिर्द तक देख के आया हूँ कि ये गाना गा रहा है, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, ढोल बज रहा है, इर्द गिर्द कोई मेला नहीं लगा हुआ, कोई दरबार नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई ब्याह नहीं है। कह रहा है मैं इर्द गिर्द देख के आया हूँ। फार एंड नाई का मतलब दूर और नज़दीक, अराउंड होता है इर्द गिर्द। मैंने इर्द गिर्द सारा देख लिया है, मुझे कहीं भी कोई सिम्टम नज़र नहीं आए कि कहीं ज़मीन में कोई ऐसा निशान मुझे मिल जाए जहाँ से इसके गाने की वजह मैं नोट कर सकूँ। कह रहा मुझे कोई नहीं मिली। क्लियर बात। नेक्स्ट में हिज हैप्पी गुड नाइट एयर। देखिए बेटे हैप्पी गुड नाइट हेयर, यहाँ उसने कहा साल ख़त्म हो रहा है, उसने इसको गुड नाइट इसलिए कहा है कि हैप्पी गुड नाइट एयर, गुड नाइट, गुड क्लियर मीनिंग है, गुड होता है अच्छी, हम कहते हैं गुड नाइट, सो जो अभी गुड नाइट, अल्लाह आपकी शब खैर अच्छा करे। एयर हवा को कहते हैं, रात हो चुकी है, सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं, ये मैसेज सुबह के लिए है। सुबह जो होता है ये सिंबलिज्म है, ये एक अच्छे की निशानी होता है बेटे, दिन का चढ़ना, सूर्य निकलना ये अच्छे की अलामत है, सूर्य का गुरूब होना ये बुरे की अलामत है, बुरे के सिंबल है। अब वो कह रहा है उसने जो गीत गाया बड़ा हैप्पी गुड नाइट एयर है, गुड नाइट एयर कहते हैं हवा को, ये जो गीत उसका हवा में बिखरा है, उसने गाया है या उसने हमें पैगाम दिया है वो अच्छा है। कह रहा है उसको अगली बात कह रहा है सम ब्लेस्ड होप, कह रहा है इसमें ना कुछ उम्मीद है। ब्लेस कहते हैं रहमत, ब्लेस कहते हैं खुशी, होप उम्मीद। कह रहा है मुझे लगता है अगर उसने कोई गीत गाया है ना हवा में, हैप्पी गुड एयर, हवा में गीत गाया, तो मुझे लगता है, अब ये अपनी इंटेंशन बता रहा है, मुझे लगता है उसको कोई उम्मीद है। उम्मीद है किसको? उम्मीद है बर्ड को। वेयर ऑफ ही न्यू, बस कहता है ये वही जानता है, वेयर एवर ये वही, ही न्यू वही जानता है ये, यानी उसको कोई उम्मीद नज़र आई है, उसको कोई ब्लिस नज़र आई है, उसको कोई खुशी नज़र आई है, और कहता है ये वही जानता है। एंड आई वॉज अनअवेयर, कहता मैं नहीं जानता। वेयर अवेयर होता है जानना, अनअवेयर होता है ना जानना, ना वाकिफ होना। कहता मैं तो जानता नहीं।
यानी कि उसने जो ये हमें खुशी प्रोवाइड की है, उसने जो सॉन्ग गाया है, उसने हमें जो मैसेज दिया है एक होप का, कह रहा है इस होप का मैसेज वही जानता है, वही इसको पता है इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है। मुझे तो कोई रीज़न नहीं मिली, मैंने सारा इलाका देख लिया, राउंड में गया हूँ, मुझे कोई रीज़न नहीं मिली उसके गाने की। गाना भी उसका ऐसा नहीं है, बल्कि गाना भी एस्थेटिक साउंड कहा उसने, बड़ा ही प्रीटी गाना है, खूबसूरत गाना गाया उसने। अब कह रहा है लेकिन मैं उससे अनअवेयर हूँ, मुझे नहीं पता। यानी यहाँ ये कहना चाह रहा है कि शायर कह रहा है जो नेचर है ना, नेचर ये अपना पैगाम नेचर को तो पता होता है, नेचर को पता होता है। बर्ड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्ड जान जाते हैं, ना भी जाने तो ये एक नेचर की तरफ से पैगाम है, ये एक फरिश्ता कह लें आप, एक नेचर ने पैगाम भेजा है कि जब बुरा वक्त आए परेशान ना हुआ करें आप। बेटा जितनी पोइट्री आपने पढ़ी है ना, मैंने भी पढ़ाई है, हमने देखा है कहीं भी राइटर नेगेटिव मैसेज नहीं देता, एंड पे मैसेज पॉजिटिव देगा, नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव मैसेज देगा। कोई ऐसी पोइम नज़र नहीं आएगी जिसमें से आपको नेगेटिविटी नज़र आए। एट दी एंड पॉजिटिव मीनिंग ही देता है। उसने आपकी बुक में इसका थीम लिखा है, लेकिन मैंने अपना निकाला है ताकि दो थीम हो जाएं, आपको ये थीम ना समझें इसको, ये मैंने बहुत ही कंप्रीहेंसिव वर्ड यूज़ करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसे वर्ड यूज़ करूँ, ऐसी बातें इसके अंदर लाऊं जो इस पोइम का हिस्सा है, जो पोइम का पार्ट है। अरे गारे से चीज़ें ना डालूं, चूँकि आपको ऑब्जेक्टिव भी बनना होता है, फिर पोइम लेंथी हो जाती है। बेटा जब अच्छा पढ़ाएंगे आप समझ के आप इसके अंदर घुसेंगे, इसके अंदर इसका स्टडी करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये लेंथ तो इसकी बढ़ेगी, क्योंकि बड़ी होगी तो कुछ समझ आएगी ना। खाली ऊपर ऊपर से उर्दू तर्जमा कर दें ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए मैंने इसका थीम या शॉर्ट समरी जो इसको समरी ना समझे, इस समरी इतनी कंप्रीहेंसिव बनाता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ कि इसको आप फैलाएंगे ना तो आप 3 पेज भर सकते हैं इसके। छोटी सी समरी लगती है, हम देखते हैं मैंने समरी में क्या लिखा है। समअप कह सकते हैं, समरी कह सकते हैं, खुलासा कह सकते हैं। द डिपार्चर ऑफ 19th सेंचुरी, इसके जो मेन टॉपिक वो लिखे मैंने। कहता है इसमें जो डिपार्चर है ना 19वीं सदी का, वो दिखाया गया है। आपने एक पोइम पढ़ी थी डिपार्चर एंड अराइवल, ये की एक पोइम है डिपार्चर एंड अराइवल। उसमें बेटे 19वीं सदी जा रही थी, 20वीं आ रही थी, उसमें सेम मैसेज दिया गया था, लेकिन उसमें पॉजिटिव मैसेज था। उसमें ये था, कह रहा था कि 19वीं सदी जाते जाते तुम अपने जो एक्सपीरियंस है ना वो 20वीं सदी को दे जाओ। यानी कि जो तुमने 18वीं सदी से लिए थे ना तजर्बात, उसमें अपना आप शामिल करो, अपने एक्सपीरियंस डालो और 20वीं सेंचुरी को दे दो। 20वीं सेंचुरी जो है वो अपने एक्सपीरियंस डाल के उसको इंक्रीज़ करके बढ़ा के अगली सदी को दे देगी। लेकिन यहाँ राइटर थोड़ा सा मायूस नज़र आया था कि ये अपने साथ सारा कुछ बहा के ले गई है। मैंने बताया इनका कल्चर बहा के ले गई थी, इनकी मजहबी रसूमात बहा के ले गई थी। जब भी लोग मॉडर्निज़म की तरफ आते हैं वो दीन से दूर होते हैं, ये यहाँ इसके मुताबिक कि वो दीन से दूर हो गए हैं। अब यहाँ कह रहा है, फिर उसने कहा 19वीं सदी जो ख़त्म हो रही है, डिपार्ट होता है, रवाना होना जा रही है। द इम्पैक्ट ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द ह्यूमन बीइंग, इंसानों पर फ्रॉस्ट के असरात क्या हैं। फ्रॉस्ट कहते हैं कोहरा, बर्फबारी, स्नो फॉलिंग, उसके असरात क्या हैं। तीसरी बात, एंड द डिस्ट्रेसनेस ऑफ द राइटर हैव बिन हाईलाइटेड इन द फर्स्ट 2 स्टैंजाज। पहले 2 स्टैंजा में शायर की मायूसी, फ्रॉस्ट यानी कि सर्दी का जिक्र, और तीसरी बात यह है कि डिपार्चर ऑफ 19वीं सदी का जिक्र किया गया। 3 बातें हो गई। मैंने कहा था ना कि तीनों बातें, जो ये सदी ख़त्म होती है, ये साल ख़त्म होता है, ये दिसंबर में ही होता है, और दिसंबर ही सर्दी का साल होता है। और उन दिनों में भी आखिरी दिन उसने कहा था, आखिरी दिन जब सर्दी इंतहा की होती है, उसने वर्ड यूज़ कर दिया था विंटर ड्रैग्स, यानी कि सर्दी के बुरे 3 दिन उसने कह दिया था। आगे बेटे है द 19th सेंचुरी हैज़ बिन डेड, कहता है उसको मुर्दा कहा है, मेटाफर यूज़ किया था, मर चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। एज वेल एज बरीड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सदी मर गई है लेकिन उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी दफन कर दिया है। यही तो बात जिसको राइटर कह रहा है, जिससे राइटर मायूस है कि इसने हमारी नब्ज़ भी इसने बंद कर दी, हमारी पल्स हमारी बंद कर दी है। ये कह रहा है हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया इसने, लोग मजहबी नहीं रहे। अब इन स्पाइट ऑफ सो मच डिस्ट्रक्शन, इस तबाही के बावजूद, जितनी तबाही दिखाई गई है 2 स्टैंडों में, इसके बावजूद देयर अरोज अ वीक एंड फीबल साउंड, एक कमज़ोर, वीक और फीबल दोनों का मतलब भी कमज़ोर होता है। कह रहा है कमज़ोर आवाज़ हमारे में आती है, साउंड आती है हमें, ऑफ द थ्रश, एक थ्रश की, हमें एक बर्ड की एक आवाज़ आती है। दैट चेंज्ड द ग्लूमी एनवायरनमेंट, जो उस ग्लूमी एनवायरनमेंट को, जो उस मुर्दा एनवायरनमेंट को, जो उस परेशान एनवायरनमेंट को क्या करता है, चेंज कर देता है इनटू
द इनलिमिटेड जॉयज़, एक ना ख़त्म होने वाली खुशी में। वो जो मैसेज है या वर्ड है वो एक अनलिमिटेड जॉय को फैला देता है और ग्लूमी जो है परेशानियां ख़त्म कर देता है। द राइटर इज़ अनअवेयर ऑफ हिज जॉयफुलनेस, राइटर जो है वो परिंदे की, हिस्से मुराद यहाँ बर्ड है, राइटर परिंदे की खुशी को नहीं जान सकता वो क्यों खुश है। अब बट द बर्ड नोज द अपकमिंग ब्लिस, लेकिन परिंदा जानता है, क्या जानता है, अपकमिंग ब्लिस, आने वाली खुशी को। परिंदा आने वाली खुशी को जानता है, चूंकि परिंदे को मैंने नेचर कहा है, नेचर तो जानती है ना, नेचर का रूल है, नेचर आती है। देखो बेटे, अगर एक खुशी आ रही है उसके बाद गमी आ रही, फिर खुशी आ रही, ये चलता रहता है, डे और नाइट आते रहते हैं। डे और नाइट को इस चीज़ को सिम्बलाइज करते हैं, नाइट परेशानियों के लिए है और आगे दिन जो है वो खुशी के लिए है। और कुरान पाक भी यही कहता है, इन्ना माल उसरे युसरा, हर खुशी के साथ गमी जुड़ी हुई है, गमी के साथ खुशी जुड़ी हुई है। तो ये एक मैसेज है और यही मैसेज उसका मजहबी मैसेज भी है, इस पोइम का मैसेज भी है। और आखिर में मैंने एक इसके लिए आपके लिए थीम निकाला है, एक लाइन का मोरल निकाला है, वो ये है, एवरी क्लाउड है सिल्वर लाइनिंग, हर गमी के बाद खुशी होती है। वी थैंक यू वेरी मच।